सर स्टॉक इनसाइट में पहला स्टॉक वेदांता आप कह रहे थे, उस पे कुछ जो भी आप जिससे शुरुआत कर रहे हैं वेदांता। देखिए वेदांता में कल डीमर्जर की अप्रूवल आ गई एनसीएलटी से, लेकिन दो चीज़ें अब वेदांता में आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो है कि सम ऑफ द पार्ट्स, अब 4 अलग अलग कंपनियों में जो डीमर्ज हो रहा है, ठीक है, उनके सबके वैल्यूशंस निकाल के देखें तो लोगों का मानना है कि इसकी वैल्यूशन 750-800 के आसपास की बनकर आती है, यानी कि अपसाइड है अभी भी। लेकिन चूंकि एक वो कहते हैं सेलो न्यूज़ वाला भी मामला होता है, और अब यहाँ पर अगर इस लिहाज से देखें तो एक बार हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। अब आपको नीचे के लेवल पे, सपोर्ट लेवल के आसपास जब भी मौका मिले तब खरीदना। ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, न कि कूद कूद के लेने की आपको ज़रूरत है। क्लियर है? तो ये आपके लिए सिंपल सी चीज़ है। वेदांता के लिए बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स है, सम ऑफ द पार्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, डीमर्जर को मंजूरी मिली। एक चीज़ है जो फाइन प्रिंट में पढ़नी पड़ेगी डीमर्जर के अप्रूवल में, कि कहीं कोई और कंडीशनल डीमर्जर ना हो, कहीं कोई ये कंडीशन पूरी करनी हो, बैंक गारंटी की हो या कुछ और हो, वो देखना पड़ेगा। बट अदरवाइज ऑन द फेस ऑफ इट मंजूरी मिलना ठीक है, लेकिन ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि सबको पता था डीमर्जर की डेट पता है, सबको पता था ये डिसीजन आने वाला है, मैक्सिमम लोग मान के भी चल रहे थे पॉजिटिव आएगा, इसलिए अभी कूद कूद के नहीं खरीदना है, गिरावट मिलना है, ये आपके लिए वेदांत था। सर एक और स्टॉक आज फोकस में है, ओला इलेक्ट्रिक, उस पर भी राय दीजिए। भारी बिकवाली हुई प्रमोटर की तरफ से? बिल्कुल हाँ, तो कल प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हुई, जो प्रमोटर की तरफ से बिकवाली की वजह बताई गई, उनका ये कहना था कि देखिए हमारे शेयर प्लेज रखे हुए थे, और प्लेज रखे हुए शेयर की वजह से हमारी दिक्कतें हो रही थी। फंड्स को भी ये लगता है कि प्रमोटर प्लेज रखता है तो ये अच्छी बात नहीं है। बट फैक्ट बात यह कि प्लेज शेयर में नेचुरली जिस तरह से शेयर का भाव घट रहा था, मार्जिन कॉल आया, मार्जिन कॉल आया तो आपको या तो और पैसे देने हैं, पैसे नहीं देंगे तो आपके शेयर बेचे जाएंगे। 2.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 60 लाख शेयर इन्होंने ब्लॉक डील के जरिए 35 रुपये में बेचे हैं। 260 करोड़ का इनका प्रोमोटर का लोन था, वो लोन पूरा का पूरा ये चुका दिया जाएगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, बाकी बची हुई 4% हिस्सेदारी इनकी रिलीज़ हो जाएगी। अब 34% हिस्सेदारी प्रमोटर की रहेगी, और प्रमोटर का ये कहना है कि अब नेक्स्ट फ्यूचर में वो एक भी शेयर बेचने का इरादा नहीं रखते, और ये टेक्निकल ग्राउंड की वजह से इन्हें बेचना पड़ा था। चलो ये तो, अब ओला को आपको 2 तरीके से देखना है, एक टेक्निकल ग्राउंड पे, टेक्निकल ग्राउंड पे तो मार्जिन कॉल ट्रिगर होने से प्रोमोटर्स की बिकवालिटी तो हो गई, इसकी वजह से जितना ख़राब होना था हो गया। लेकिन अब अच्छा क्यों हो? सिर्फ बिकवाली रुकने की वजह से अच्छा हो के कितना हो जाए, 5-10% बढ़ जाए, एक अलग बात है, लेकिन मजबूत तब होगा जब फंडामेंटली भी ओला इलेक्ट्रिक मजबूत हो। और फंडामेंटली इसके मजबूत होने के पीछे एक ही ट्रिगर है, इनका बैटरी स्टोरेज बिजनेस, बैटरी बिजनेस। क्योंकि बैटरी बिजनेस ही ऐसा है ग्लोबली जिसको मिलते हैं वैल्यूशंस। अब वो बैटरी बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा ये आने वाला समय बताएगा। इन्होंने बड़े प्लान किए हैं बैटरी बिजनेस को लेकर, और ये अकेले ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे जो अपनी बैटरी खुद भी बनाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कॉन्सेप्ट स्टॉक है, ये इसी बात पर आगे फ्यूचर में चलेगा। अगर इनका बैटरी बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, इंटीग्रेशन बढ़िया हो जाता है, और वो उसका जवाब आज ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना शायद ओला के पास हो, तो इसलिए वेट एंड वॉच वाली चीज़ है। अब रहा सवाल आपके पास स्टॉक का है, तो नेचुरली 35 रुपये पर आने के बाद 125 रुपये से, तो अब इन लेवल से टेक्निकल रीजन आपके कम हो गए हैं, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेचने के पहले इंतज़ार कर लेना चाहिए, एक उछाल मिले तब आप निकलने की सोचें। इन लेवल से बेचना थोड़ा, या फिर आप एक सूटेबल स्टॉप लॉस रख लो, इतना दर्द झेला है, 30 रुपये 31 रुपये के आसपास एक अपना ये मान के चले कि 8-10% की और मैं रिस्क ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं है। और अगर रिकवरी आए तो फिर रिकवरी में बेचने के बारे में सोचेंगे। ये आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यह है ओला इलेक्ट्रिक पर आपके लिए सलाह। लेकिन सर कल एक और स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट वहाँ पर भी देखने को मिली, जोमेटो दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ, करीब 4.5% की कमजोरी वहां पर भी थी। इसके पीछे जो वीकनेस आई है इसे आप कैसे देखते हैं? जोमेटो की गिरावट को लेकर मैं कोई बहुत हैरान परेशान और ऐसा नहीं कि मेरे लिए नहीं है। और मुझे आप पिछले हफ्ते का निकाल के देख लीजिए पूजा, हमने बात भी की थी स्टॉक ऑफ द डे के वक्त, हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि ये जो फंड रेजिंग प्लान हो रहे हैं, स्विगी ने 10,000 करोड़ लिया था, उस दिन मैंने कहा भी था स्विगी के पास भरपूर पैसा है, जोमेटो के पास भरपूर पैसा है, जेप्टो भी फंड रेजिंग कर चुका, और अब ये लड़ेंगे। देखो एक चीज समझो, कोई भी किसी से लड़ता है, कोई भी देश किसी से, जिसके पास पैसे वही लड़ने के बारे में सोचता है। जिसके पास पैसे नहीं वो सोचेगा यार लड़के पहले ही पैसे। अब मतलब कोई पाकिस्तान जैसा बेवकूफ़ी हो तो एक अलग बात है, बट मतलब कुछ कुछ तो ऐसे ही होते हैं जो अपना नुकसान नहीं देखते हैं, बस लड़ना है। बट अदरवाइज ज़्यादातर लड़ाई है ना वही कर, दुनिया में सब जगह लड़ाई करवाने वाला अमेरिका है, सबसे ज़्यादा पैसे वाला वही है, इधर से उधर लड़वाएगा, वो करेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो जिसके पास अब प्रॉब्लम क्या है, इन तीनों बड़े प्लेयर के पास पैसे हो गए।
सब पैसे ले लेके बैठे हैं। और अगर इन सब के पास पैसे तो ये लड़ेंगे ही लड़ेंगे मार्केट शेयर के लिए, और ये मार्केट शेयर की लड़ाई ही इनको डुबो रही है। कल आपने देखा इन्होंने वो चार्जेस वगैरह कम किए अपने प्लेटफॉर्म के, और दूसरे चार्जेस कम किए। अभी एक इनको क्या मार्केट शेयर चाहिए, और क्यों चाहिए? नवंबर के आंकड़े आए तो स्विगी का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है ना, अभी 55-45 का रेशियो चलता है। 55% जोमेटो का है, 45% स्विगी का। तो हल्का सा ना जोमेटो का कम हुआ है। अब दिल में दर्द हो गया एकदम से इनके, नहीं 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 नहीं, मेरा मार्केट शेयर नहीं जा रहा है, ये तुरंत एक्शन में है। अब क्या है, पैसे उनके पास भी है। अच्छा, मजे की बात है, पैसा दे देते लोग, मिल भी रहा है जलाने के लिए, करो कंपटीशन। तो अब ये ना, ये लड़ाई थोड़ी चलेगी लंबी थोड़ी सी, और इसलिए क्या है, अच्छा मजे की बात, खाली अब तीनों नहीं बचे। आप और मुझे पता नहीं है, दूसरों को पूछिए, अमेजोन और वो कौन सा एक फ्लिपकार्ट नाउ, ये भी आगे को, अच्छा इनके पास भी पैसे जलाने के लिए। सो आई थिंक ये जो प्राइस वॉर और ये जो सब चल रहा है ना अभी हम थोड़े दिन तक इन शेयरों से दूर रहेंगे, हम नया नहीं लेंगे। जो पुराने पड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आपके 50, 60, 100, 125, 150 की, वो एक अलग बात है। बट फ्रेश खरीदारी के पहले रुकिए, इनको लड़ने दीजिए, पैसे बंद करने दीजिए। जब इनमें से एक आध दो कोई थकेगा तब देखा जाएगा। तो ये पैसे की लड़ाई है, इसमें नहीं पड़ना आपने। चलिए ठीक है, ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस जोमेटो के लिए। सर पीबी फिनटेक, ये एक और स्टॉक था जो कि कल काफी टूट रहा था, एजेंट कमीशन को कैप करने की खबर आ गई। और जब जब इस तरह की खबरें आती हैं इस पर तो कल क्या हुआ, खबरें आने में कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है पूजा, कई बार आई है, पहले भी आई है, अब क्यों? हाँ। नया क्या था? हाँ। नया ये था पीबी फिनटेक के लिए झटके वाला काम कि जो कल इंश्योरेंस बिल पास हुआ है, बिल में ही कैपिंग की खबर आ गई। देखो, एक तो रेगुलेटर कोई डिसीजन दे, ठीक है, वो एक अलग बात है, और एक कानून के अंदर ही बन के आ जाए कि ये कैप। तो अब इर्डा डिसाइड करके डालेगा एक्ट में कि वो कैप क्या होनी चाहिए। देखो अभी सिंपल सी चीज़ क्या है, पीबी फिनटेक के ब्लेंडेड मार्जिन करीबन 19% के आसपास की इनकी वो है, ठीक है। नई पॉलिसी पे इनको जो प्रीमियम 19% प्रीमियम मिले, नई पॉलिसी में 30 से 35% की प्रीमियम मिल जाती है, और रिन्यूअल में इनको कम से कम 4-5% के आसपास की मिलती है। अब ये हाईएस्ट वाली जो स्लैब है, जो कैपिंग है, वो इससे ऊपर होती है तब तो समस्या नहीं है कि आप उससे नीचे ही ले रहे हो वैसे भी। लेकिन अगर इससे आसपास या इसके नीचे होता है तो फिर मामला पीबी फिनटेक के लिए गड़बड़ है, और इसी वजह से पीबी फिनटेक अटका पड़ा है। और जब तक अब ये नंबर इडा की तरफ से नहीं आए कि ये कैपिंग किस लेवल पे हो रही है, तब तक ये स्टॉक अब नहीं चलेगा। अब ये स्टॉक चलेगा तो ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इसको भी थोड़े दिन छोड़ दीजिए खरीदने के लिए। किस किस को छोड़ना है? इसको छोड़ना है, फिर आपका एटर्नल को छोड़ना है, वेदांता को नीचे में लेना है, ओला को देखना है। ये 4 आपके स्टॉक्स इनसाइड आपको मिल गया आज। चलिए, ये आज के कुछ